Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 30th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 अक्टूबर 2021 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करेंगे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई, किसके थ्रू पब्लिश की गई मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे भारत को एनालाइज किया गया है। इंडिया के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से और ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। तो डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये आर्टिकल हमारा एनवायरमेंट सेक्शन से बिलोंग करता है और एनवायरमेंट का जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक पोर्शन है। यहाँ पर बहुत सारे करंट इशूज चलते रहते हैं, तो हर दिन यहाँ पर कभी ना कभी आप कह सकते हो कोई ना कोई एक आर्टिकल एनवायरमेंट का होता ही होता है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक आर्टिकल को इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके रिगार्डिंग भी कोई भी क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स या मेंस में तो उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत सारे यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 6th एनुअल मीटिंग हुई है। तो इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ, भारत ने क्या स्टैंड दिया अपना, भारत ने किस किस चीज़ को लेकर इस एआई बैंक को अप्रिशिएट किया, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है, इसको ज़रूर हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो जो बोविन मतलब हमारा जो कैटल ग्रुप होता है, जो भी हमारे बफलोज हो गए, ठीक है, या फिर बाइसन हो गया, वो सब कहाँ पर आता है, बोविन के अंदर आता है। तो यहाँ पर कैटल ग्रुप के अंदर एक बीमारी फैल जाती है मास्टिटिस। अब यहाँ पर जो ये बीमारी है इसको लेकर एक नई मेडिसिन लेकर आई गई है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करेंगे, मास्टिटिस क्या होता है, ये मेडिसिन क्या इस्तेमाल करी जाएगी और इससे क्या फायदा देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में है, इंडिया और यूएस के बीच में हाल ही में डिफेंस डील हुई है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो परचेज कर रहे हैं, चाफ परचेज कर रहे हैं, प्लस उसके बाद एक टॉर्पीडो परचेज कर रहे हैं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, चाफ क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, टॉर्पीडो क्या होता है, हम लोगों को क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा इससे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक यहाँ पर फेलोशिप चर्चा में है, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, इसका फेज 2 को लॉन्च किया गया है। तो फेज 2 क्या है, क्या बोलता है ये, इसको हम लोग जानेंगे। और लास्ट वाला आर्टिकल अगेन एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है हीट ट्रैपिंग गैसेस के बारे में और वो रिपोर्ट पब्लिश करी है WMO ने। तो समझेंगे यहाँ पर कि आज के टाइम पर जो ये हीट ट्रैपिंग गैसेस हैं ये बढ़ चुकी हैं और इसकी वजह से हमारे आने वाले टाइम पर जो क्लाइमेट चेंज है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और दूसरी बात, हमने देखा कोविड में कि ज़्यादा क्लाइमेट पर असर नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर चीज़ें ठीक हुई थी ना, वापस से चीज़ें बर्बाद होती हुई नज़र आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही साथ हमेशा की तरह यहाँ पर मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में, तो आप लोग लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। तो आज का जो टारगेट है वो 1K प्लस लाइक का है, इतने यहाँ पर आप पहुँचा ही दोगे, ये मुझे मालूम है, डेली बेसिस पर इतना सपोर्ट आता रहता है। साथ ही साथ आप लोगों को मालूम होगा जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। आपने देखा हमने कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर, इसी प्रकार से डिस्कशन रहता है हमारा। तो ये जो आर्टिकल है ये तो डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ मैंने इन आर्टिकल के रिगार्डिंग एक क्विज लगा रखा है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, लास्ट में उस क्विज को सॉल्व करना है। उस क्विज को सॉल्व करने से पता ये चलेगा कि आप लोगों ने हाँ वीडियो को अच्छे से सुना है। देखो कुछ इस प्रकार से वो क्विज रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि मैंने बताया कंप्लीट पैकेज है। तो हम लोग यहाँ पर करंट इश्यूज के साथ अपना प्रीवियस डे का करंट अफेयर का रिवीजन भी करते हैं। तो कल तो हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था, कल तो हमने रिवीजन ही किया था, लेकिन 28 अक्टूबर के क्विज की आंसर कीज क्या है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, हाल ही में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि 2060 तक ये लोग नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे, पोल्यूशन को कम से कम करेंगे, तो वो कंट्री है सऊदी अरेबिया। उसके बाद एक आर्टिकल डिस्कस किया गया था, इंडिया आज के टाइम पर चौथा लार्जेस्ट एमिटर है, मतलब पोल्यूशन करने वाली कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री के बाद ये चौथे नंबर पर आती है, तो वो है चाइना टॉप पर, उसके बाद यूएस, देन उसके बाद यूरोपियन यूनियन, देन उसके बाद आता है इंडिया। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
इंडिया आज के टाइम पर सैंडविच की तरह है, क्योंकि होता क्या है, इंडिया के आसपास दो ग्रुप्स पड़ते हैं, ठीक है, और उनके बीच में इंडिया फंस जाता है और उसकी वजह से भारत के अंदर भी जो ड्रग्स है उसकी ट्रैफिकिंग, उसकी तस्करी बहुत होती है। तो वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक है गोल्डन ट्रायंगल और एक है गोल्डन क्रीसेंट। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हो। गोल्डन क्रीसेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है उनका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उसके बाद साइंटिस्ट ने जो बीटल होता है उसकी एक नई प्रजाति को डिस्कवर कर लिया है, और उस बीटल की जो नई प्रजाति है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ट्रिग्नोप्टेरस कोरोना, ठीक है, कोरोना के ऊपर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। नाउ ये प्रजाति कहाँ पे डिस्कवर करी गई है? तो इंडोनेशिया का जो सुलावेसी आइलैंड है वहां पर इसको डिस्कवर किया गया है। उसके बाद एक आर्टिकल पूछा गया था, जो सक्षम सेंटर है इसको लॉन्च किया गया है कौन से मिशन के अंडर में? वो मिशन है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसके अंदर यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक आर्टिकल पूछा गया था, इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर इंडियन रेलवेज दुनिया में एक ऐसा रेलवे बनेगा जो कि नेट जीरो कार्बन एमिटर की तरफ बढ़ेगा, मतलब हम पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और ये कब तक होगा? ये होगा 2030 तक। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ये क्विज के आंसर कीज हैं 28 अक्टूबर की। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आईआर के साथ साथ जीएस पेपर 3 के अंदर जो हमारा एनवायरमेंट सेक्शन है वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात की गई है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है ये एक रिपोर्ट आती है। अब इस रिपोर्ट का टाइटल पूरा का पूरा जो टाइटल है उसका नाम है मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। और यहाँ पर क्या बोला गया, इंडिया के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक है, कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस ज़्यादा है, ठीक है, और कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर आने वाले टाइम पर क्लाइमेट का रिस्क और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि आपसे छोटी छोटी चीज़ें क्विज में पूछी जाएंगी लास्ट में। तो अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो ही आगे क्विज सॉल्व कर पाओगे। तो इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? तो वो यहाँ पर क्यू क्या है? यह है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर। इसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। इस इंडेक्स के अंदर क्या किया गया, लगभग भारत के 640 डिस्ट्रिक्ट्स को एनालाइज किया गया। यहां पर एनालिसिस किया गया कि इन एरियाज के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या कंडीशन है। देन उसके बाद इतने चीज़ों को लेकर एनालिसिस किया गया और एनालिसिस के बाद यहां पर पता यह लगाया कि 640 डिस्ट्रिक्ट में से 463 यहां पर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब कि यहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। चाहे वो आप बाढ़ का देख लो, चाहे वो सूखा पड़ने का देख लो, चाहे वो साइक्लोन्स का देख लो, तो इन एरियाज के अंदर हमेशा जो क्लाइमेट रिस्क है वो काफ़ी वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रहा है। क्लाइमेट रिस्क ज़्यादा रहा है और आने वाले टाइम पर भी ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया, यहाँ पर आपको ये आर्टिकल भी नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर अफेक्टेड स्टेट्स की बारे में बात करें, क्योंकि इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स को एनालाइज किया गया। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो यहाँ पर लगभग 27 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एनालाइज किया गया है। और यहाँ पर बताया गया कि स्टेट्स की बात करें तो आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार ये मोस्ट वल्नरेबल हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लड की सिचुएशन हो गई, यानी बाढ़ आने की, ड्राफ्ट, सूखा पड़ गया, साइक्लोन्स वगैरह। तो ऐसी चीज़ें इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब जब इस प्रकार के क्लाइमेट डिजास्टर्स आएंगे तो इससे क्या होगा, इन एरियाज की जो लोकल इकोनॉमी है वो यहाँ पर डिसरप्ट होगी। लोकल इकोनॉमी काफ़ी हद तक डाउन होती हुई नजर आएगी, सब चीज़ें वहाँ पर बंद होती हुई नजर आएंगी और काफ़ी हद तक और भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप देख पाओगे टॉप के स्टेट्स कौन कौन से हैं, टॉप के राज्य ये हैं जहाँ पर क्लाइमेट रिस्क सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किस मैग्नीट्यूड पर पड़ रहा है। तो बोला यह गया कि भारत के अंदर बात करें तो 80% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो आजकल ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं जहां पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत है। मतलब कि 80% से ज़्यादा जो भारतीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट रिस्क के अंडर में है, ठीक है, ऐसा बताया गया। उनके ऊपर क्लाइमेट रिस्क का काफ़ी बड़ा यहाँ पर खतरा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर इसको नंबरिंग में बात करें तो लगभग 20 में से हर 17 लोग यहाँ पर काफ़ी खतरे में है, क्लाइमेट रिस्क के खतरे में है, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है। इसने यहाँ पर ये एनालिसिस प्रेजेंट किया है। साथ ही साथ बोला गया इसके थ्रू कि 45% से जो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आज के टाइम पर अनसूटेबल कंडीशन के अंदर है, अनसस्टेनेबल कंडीशन के अंदर में है, यहाँ पर भी बहुत बुरी हालत है। तो यहाँ पर यह रिपोर्ट एग्जैक्टली भारत का सिनेरियो बताती है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर काफ़ी बुरी हालत हो रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर। खासकर इस रिपोर्ट का फोकस यह है कि आज के टाइम पर हमने अगर इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर रोक नहीं लगाई ना तो आने वाले टाइम पर यह और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में और ज़्यादा बदतर हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद इस रिपोर्ट ने एक और पॉइंट बताया, लो लेवल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। मतलब यह है कि भारत के अंदर लगभग 60% से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर जो अडेप्टिविटी जो लेवल होता है वो कम हो चुका है। मतलब कि मान लो कोई क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, ठीक है, कोई यहाँ पर सिचुएशन बेकार हो गई, तो क्या होता है, हमारा जो नेचर है उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, होता है कि इतना नुकसान नहीं होने देता है। लेकिन है क्या, आज के टाइम पर वो अडेप्टेबिलिटी रेट भी कम हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस कंडीशन पर बर्बादी करी है, इस कंडीशन पर एनवायरमेंट का नुकसान पहुंचाया है कि वो हमें रिटर्न में हेल्प भी नहीं कर रहा है, इनफैक्ट हम लोग को नुकसान कर रहा है। ये आप देख पाओगे। तो आज के टाइम पर जो हैंडलिंग वाली सिचुएशन है, हमारा जो मतलब आज के टाइम पर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अच्छे से हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, ये आप देख पाओगे। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कुछ कंसर्न्स बताए गए। यहाँ पर बोला कि इन सब चीज़ों के अंदर सबसे बड़ा रोल है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का। इसका मतलब है मानव के थ्रू करी हुई एक्टिविटीज़, मानव जो कार्य कर रहा है आज के टाइम पर। हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे काम किए हैं, हमने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन किया है, पेड़ की कटाई करी है, और भी ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पर ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट बहुत बढ़ चुका है। हमने एमिशन भरपूर मात्रा में किया है। बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, एक जमाने में उन्होंने दबा के पोल्यूशन किया, आज के टाइम पर वो डेवलप्ड कंट्रीज बन चुकी हैं भले ही, लेकिन पीछे उन्होंने बहुत पोल्यूशन किया है। आज के टाइम पर उसका भुगतान डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जो गरीब देश है वो भी भुगत रहे हैं, खासकर अफ्रीकन नेशंस भुगत रहे हैं। आपको मालूम होगा अफ्रीकन नेशंस के अंदर ऑलरेडी इतनी गर्मी रहती है, और आज के टाइम पर जब क्लाइमेट चेंज का रिस्क बढ़ेगा तो वहाँ पर गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इनके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी है। जैसे यहाँ पर वेटलैंड्स का कम होना, जो भी हमारी झील वगैरह है वो हमने खत्म कर दी हैं, मैंग्रोव्स कम हो रहे हैं, और उसके बाद जो और भी बहुत सारी ऐसी सिनेरियो देखने को मिल रहा है, लैंड डिसरप्शंस हो रहा है, और हमने यहाँ पर फॉरेस्ट कवर को डिसअपेयर किया है। मैंने जैसे बताया पेड़ वगैरह की कटाई हो रही है, उसकी वजह से ये क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोला, अब देखो जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ेंगे, आपने इन्वेस्टमेंट खूब कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, इन सबको खतरा पहुंचेगा। बाढ़ आएगी तो इन सबको खतरा पहुंचेगा, ये सब बेकार होगा, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होता हुआ नजर आएगा इन सारे नेचुरल कैलेमिटीज से। तो इससे हम लोगों का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिक लॉस है, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ अब इस रिपोर्ट ने यहाँ पर इन सब चीज़ों के बाद सजेशंस भी दिए हैं। सजेशंस क्या दिए? सबसे पहले आपको प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज मतलब हर तरफ आपको प्लानिंग को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हर तरफ कैसे? तो ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के अंदर वो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ना क्लाइमेट एक्शन प्लान लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्लान ले लिया, इसको इंप्लीमेंट कर दो, वो बेकार हो जाएगा। छोटी छोटी जगह पर छोटे छोटे प्लान्स आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। सभी जगह पर आपको डिसेंट्रलाइज्ड मेथड अपनाना पड़ेगा, सभी जगह पर फैलाना पड़ेगा इस प्लान को, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हालांकि स्टडी बताती है कि आज के टाइम पर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्लान हमारे चल रहे हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उसके बाद एक चीज और देखने को मिलेगी, आने वाले टाइम पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, सिटीजन्स, ये सब यहाँ पर क्या करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल को एनालाइज करें अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए अपना कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग करना आज के टाइम पर। दूसरा, प्लानिंग के बाद आपने कर ली, अब आपको पैसा भी चाहिए होगा यहाँ पे लगाने के लिए, तो आपको ग्रीन फाइनेंस लगाना पड़ेगा। ग्रीन फाइनेंस, जब भी ग्रीन वर्ड आ रहा है कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। आप फाइनेंस काफ़ी सारा पैसा लगा सकते हो, आप रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। आप फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो आप यहाँ पे डिमांड कर सकते हो। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि यूएस वगैरह हो गए, इनसे आप डिमांड कर सकते हो फाइनेंस की। और आने वाले टाइम पर अभी 31 अक्टूबर को यानी कल COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाला, ये 26वां कॉन्फ्रेंस होगा। यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर आप डिमांड कर सकते हो इन सब चीज़ों को कि यार आपको पैसा निकालना पड़ेगा, आपको जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको पैसा देना पड़ेगा। आप पैसा दोगे तो ही यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब कंट्री हैं, वो कहीं ना कहीं आगे ग्रो कर पाएंगी। ये आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, क्या और भी चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए? तो हाँ बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप कह सकते हो बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। और बहुत सारी रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं आती है आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। एक आती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको कौन देता है, जर्मन वॉच। उसके बाद आती है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इसको भी जर्मन वॉच रिलीज करता है। उसके बाद आता है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, देन उसके बाद हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, देन चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो ये सारे आप देख पाओगे, ये सारे भी इंडेक्स है जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि आज के टाइम पर हमारे यहाँ सिचुएशन काफ़ी बेकार हो चुकी है। उसके बाद जैसे मैं डेली बेसिस पर आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आज भी दे देता हूँ कि सितंबर के महीने का जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है वो अपलोड ऑलरेडी मैंने कर दिया है एक हफ्ता पहले, तो जाकर आप उसको देख सकते हो, और PDF भी आपको टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल
इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। बात की गई है जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है एआईबी, जिसका यहाँ पर आप ये बैंक देख पा रहे होंगे, हेडक्वार्टर देख रहे होंगे, इस एआईबी की अभी 6ठी एनुअल मीटिंग हुई है। अब यहाँ पर जो एनुअल मीटिंग हुई है, यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने बहुत सारे अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का सबसे पहला स्टैंड है कि देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को अप्रिशिएट किया भारत ने। अब इसको यहाँ पर और ज़्यादा अप्रिशिएट क्यों किया गया? क्योंकि इस बैंक ने बहुत सारा पैसों का सपोर्ट दिया बहुत सारी कंट्रीज़ को, अपनी मेंबर कंट्रीज़ को, क्योंकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है, अभी इसके बारे में आपको सारी बातें बताऊंगा। इसके ना इस बैंक की बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर्स बनी हुई है, ठीक है। अपने मेंबर्स को बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया कोरोना के टाइम पर, कोरोना से लड़ने के लिए बहुत पैसा प्रोवाइड किया है, ठीक है। भारत को भी यहाँ पर काफ़ी कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो इस चीज़ की तारीफ करी है भारत ने, यहाँ पर इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। उसके बाद इंडिया का दूसरा स्टैंड क्या था? दूसरी चीज़ यहाँ पर भारत ने ये बोली है कि देखो यहाँ पर जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इसने डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज़ को सप्लीमेंट किया है, यानी कि बहुत कुछ प्रोवाइड करवाया ताकि वो कंट्री कोविड-19 से लड़ पाई हैं और क्लाइमेट क्राइसिस आज के टाइम पर लड़ रही है। उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीलेटरल बैंक्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर एक तरीके से दिखाया है भारत ने कि आज के टाइम पर जो मल्टीलेटरल बैंक्स है वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया ने बोला अभी भी हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस है इस बैंक से, बैंक अच्छा काम कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन आने वाले टाइम पर और भी हम लोग इससे कुछ आशा रखते हैं। वो क्या है? सबसे पहला तो जो इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पर कर रही है बैंक, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, इसको एक्सप्लोर कर दिया जाए, ठीक है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, यहाँ सभी जगह पर इस अमाउंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो इससे काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। इन्होंने बोला प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा आप इंटेंसीफाई करो, आप ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए आप लोग यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाओ। ये भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है इसी बैंक से। देन उसके बाद इससे एक और एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग यहाँ पर एक रेजिडेंट बोर्ड को सेटअप करो, कुछ रीजनल ऑफिसेज बनाओ, अलग अलग रीजन्स में अपने छोटे मोटे ऑफिसेज बनाओ, जहाँ पर इनकी क्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, इन्वेस्टमेंट खूब हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखी जा सकती है, ठीक है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी जो इसकी काम करने की क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब इसके अलग अलग ऑफिसेज भी ओपन हो जाएंगे। तो भारत का ये एक्सपेक्टेशन है, भारत ने ये बोला। अब इसके बदले में जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इसने क्या बोला? इसका स्टैंड क्या है? इसने यहाँ पर भारत के लिए सजेशन दिया। इसने बोला कि देखो आपको ना आज के टाइम पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डेवलप करने की ज़रूरत है ही, फिजिकल के साथ साथ आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को आगे लेकर चलना पड़ेगा। यही तो आर्टिकल है। आर्टिकल में यहाँ पर जो एक तरीके से AIIB बैंक है ना, इसने बोला है कि भारत को ज़रूरत है कि अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल्स्टर करे और ज़्यादा मजबूत करे, क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 ने हमारी हालत काफ़ी बुरी करी, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, ऐसा हमें कोरोना ने बता दिया है। तो हमें थोड़ा सा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चना पड़ेगा पैसा, ऐसा यहाँ पर सजेशन मिला है AIIB बैंक की तरफ से। उसके बाद AIIB बैंक ने और भी कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि क्लाइमेट चेंज को लेकर हम लोग जो पोल्यूशन उसको कम करने वाले हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो उसके ऊपर भारत को थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपना जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मैनेज करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के प्रति भारत को और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर भारत भी कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉल्यूटर निकल कर आता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब हमने देखा इंडिया का स्टैंड क्या था, AIIB का स्टैंड क्या था। अब हम इंडिया और AIIB दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया एंड ये वाला बैंक। इंडिया की बात करें तो इस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इंडिया। इंडिया जो है इस बैंक के अंदर 57 मेंबर है, 57 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इस बैंक के। तो उसमें से एक हमारा भारत भी है। 2016 में यहाँ पर ये भारत बना, ठीक, मतलब कि इस बैंक का फाउंडिंग मेंबर बना। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और क्या क्या बोला गया, जो इस बैंक है, इस बैंक के अंदर ना बहुत सारी कंट्रीज़ की वोटिंग पावर होती है, शेयर होल्डर होता है। तो इंडिया का भी एक काफ़ी बड़ा शेयर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया को बोला जाता है सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। हमारे पास भी काफ़ी सारे शेयर हैं इस बैंक के, और फिर 7.62% की वोटिंग शेयर्स भी हमारे पास। चाइना के पास सबसे ज़्यादा हैं, ये आप देख पाओगे, ये नंबरिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद भारत ने बहुत पैसा रिसीव भी किया है, मतलब इस बैंक ने हम लोगों को लगभग $4.35 बिलियन प्रोवाइड किया है, और इसी वजह से हमारी कंट्री हाईएस्ट कंट्री बनती है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर रिसीव किया है इस बैंक से।
और इसी बैंक ने भारत के अंदर बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, जैसे कि बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो गया, उसके लिए 335 मिलियन यूएस डॉलर को एक तरीके से रिलीज करने की बात की। उसके बाद गुजरात रूरल रोड प्रोजेक्ट हो गया, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो गया। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं भारत के अंदर, इसको AIIB ने ही अप्रूव किया है। तो कहीं ना कहीं AIIB से हम लोग को काफ़ी अच्छा फंड मिल रहा है, काफ़ी एक सपोर्टिंग बैंक देखने को मिलेगा ये इंडिया के प्रति। उसके बाद आखिरकार AIIB है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बता दी है। ये एक तरीके से मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। बहुत सारी कंट्रीज आज के टाइम पर इस बैंक की मेंबर हैं। इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के थ्रू। एक एग्रीमेंट हुआ था बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, देन उसके बाद इसको बनाया गया। और इसका मेन काम यही है कि कंट्रीज के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना। तो इसके लिए यहाँ पर ये बैंक पैसा देता है। और इसके अंदर 57 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। और आज के टाइम पर इसकी मेंबरशिप लगभग 102 कंट्रीज तक ग्रो हो चुकी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर है। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है AIB का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो बीजिंग के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, और हेल्थ आता है हमारा GS पेपर 2 के अंदर। बात की गई है न्यू मेडिसिन फॉर बोवाइन मैस्टाइटिस। अब एक नई मेडिसिन मिली है, नई मेडिसिन हमने खोज ली है बोवाइन मैस्टाइटिस के लिए। बोवाइन क्या होते हैं, जो कैटल ग्रुप्स होते हैं, मान लो भैंस हो गई, ठीक है, जो भी दूध दे रही है, बाइसन हो गया, सांड हो गया, बहुत सारे यहाँ पे कैटल ग्रुप्स होते हैं। इनको एक बीमारी हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है मैस्टाइटिस। और वो जो डिजीज होती है ना, वो इनके जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया होता है, ठीक है, जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है, उस वाले एरिया को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर इससे मिल्क की क्वालिटी डाउन हो जाती है, मिल्क की क्वांटिटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर इस बीमारी का इलाज निकाला गया। ये आप देख पाओगे, PIB का आर्टिकल है, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। तो हाल ही में ये दवाई किसने रिलीज करी है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इन्होंने डेवलप कर लिया है एक पॉली हर्बल मेडिसिन, और उस मेडिसिन का नाम है मस्तिष्क जेल। आपको ध्यान रखना है, उस मेडिसिन का क्या नाम है, मस्तिष्क जेल। अब ये जो जेल है ये कहीं ना कहीं इस मस्तिष्क को सही कर देगा, ऐसा बताया गया है। और ये किसने डेवलप किया, तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने डेवलप किया है। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन क्या है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, वो इसी प्रकार के काम करता रहता है। पहले हम लोग समझेंगे मास्टिटिस है क्या, आखिर इसको जिसके लिए दवाई बनाई गई है, ये मास्टिक जेल है, तो इसको मतलब कौन सी बीमारी पर लगाया जाएगा। तो मास्टिटिस यहाँ पर एक बीमारी आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये जो आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से, जिसको हम थन बोलते हैं गाय का, तो इसमें सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सूजन आने के बाद यहाँ पर जो ये मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाता है इसके अंदर, और इसको बोला जाता है ये एक एक्सपेंसिव डिजीज़ है, मतलब कि बहुत खर्चा लग जाता है इस डिजीज़ के अंदर। ये डिजीज़ तब भी सही नहीं हो पाती है। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी बन जाती है, और यहाँ पर गाय का जो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया होता है, इसके अंदर सूजन आ जाती है। और बोला जाता है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए सही हो जाती है, लेकिन फिर भी जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वो कम नहीं होता, मतलब ये बीमारी वापस से निकल आती है। ठीक है, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कम ना होने के बावजूद भी इसको हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना, कि बैक्टीरिया कम नहीं हो रहा है उसको दवाई देने के बाद भी। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। ये जो बीमारी है इसकी वजह से क्या होता है, 70% गिरावट हो जाती है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा खतरनाक ये एक प्रकार से डिजीज़ देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद यही जो एक तरीके से मस्तिष्क जेल बनाया गया है, ये जेल आप लोगों को ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये मस्तिष्क जेल है, एक पावरफुल सोल्यूशन है मस्तिष्क का, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नाउ इस मस्तिष्क जेल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करेगा, ये इंप्रूव कर देगा अडर को। अडर क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट, मतलब कि जो ये वाला पार्ट है जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग बोलते हैं अडर। ये इस अडर को इंप्रूव कर देगा। ठीक है, तब जब इस मतलब कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट है इसको इंप्रूव करेगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कैटल है उसका हेल्थ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। जो सूजन होती है उसको भी कम करेगा ये जेल, ऐसा बताया गया है। उसके बाद जो एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हो आप, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब चीज़ें सही हो रही हैं तो आप एंटीबायोटिक का यूज़ भी कम कर दोगे, तो आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा, आपका ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्च नहीं हो रहा है। उसके बाद कि होता क्या है यहाँ पर, जब भी हम लोग एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी जानवर के ऊपर, तो उससे पब्लिक हेल्थ हजार्ड भी देखने को मिल सकता है, यानी कि उस जानवर के ऊपर कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, और उसके साथ जो वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है उसमें भी यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो कि इंसान को और ज़्यादा तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसके पीछे के कारण क्या है, मतलब ये बीमारी हो कैसे जाती है, वो कॉज क्या है, वो कारण क्या है।
सबसे पहला, स्ट्रेस और फिजिकल इंजरीज भी हो सकती हैं। देखो फिजिकल इंजरीज की वजह से भी ये सूजन हो सकती है इस ग्लैंड में, ऐसा बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया चला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं जैसे कि फंजाई, यीस्ट और भी पॉसिबल बहुत सारे वायरसेस है जो कि यहाँ पर अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से मास्टाइटिस हो जाता है। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन है ये शुरुआत होता है कहाँ से? टीट कैनाल से। टीट कैनाल से यहाँ पर शुरुआत होता है और उसके बाद ये मल्टीपल मैमरी ग्लैंड के अंदर फैल जाता है। मतलब क्या है? ये यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है गाय का थन। अब यहाँ पर टीट कैनाल क्या है? ये है स्टार्टिंग। तो टीट कैनाल से एंटर करने के बाद ये जो जम्स होते हैं, इसको एंटर करने के बाद आप कह सकते हो ये ऊपर तक फैल जाता है और उसके बाद यहाँ पर ये और ज़्यादा ये मल्टीपल मैमरी ग्लैंड तक फैल जाता है। देन उसके बाद ये बीमारी और ज़्यादा फैलती हुई चली जाती है। फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है? देखो इम्पैक्ट मैंने आपको बताया, जो ये फार्म की प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, मिल्क की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अब मिल्क की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, क्वांटिटी डाउन हो जाएगी, तो डेफिनेटली इनकम जनरेशन भी कम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यहाँ पर पैसा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा लॉस होने लगता है। तो आप लोग यहाँ पर ये कुछ चीज़ें देख पाओगे। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और डिफेंस एंड सिक्योरिटी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ साथ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएस के बीच में हो चुकी है एक डिफेंस डील। कहाँ पे कवर किया गया है? इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री एक पैक्ट साइन हो चुका है यहाँ पर आप कह सकते हो यूएस के साथ, और यूएस यहाँ पर आप कह सकते हो हम लोग को दे रहा है MK54 टॉर्पीडो और उसके बाद कुछ एक्सपेंडेबल्स भी हम लोग को दे रहा है। कितने रुपए की डील हुई है? ये 423 करोड़ रुपए की यहाँ पर ये डील हुई है, ऐसा बताया गया। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन कर दी है एक डील यूएस के साथ और हम लोग खरीद रहे हैं MK54 टॉर्पीडो। उसके बाद कुछ एक्सपेंडेबल के अंदर दो चीज़ें हैं, चाफ और फ्लेयर। चाफ फ्लेयर क्या होता है, MK54 टॉर्पीडो क्या होता है, सब आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को खरीदा गया है अंडर द फॉरेन मिलिट्री सेल। अब ये फॉरेन मिलिट्री सेल क्या होती है? ये यूएस गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होता है। ये अपने डिफेंस आर्टिकल सर्विस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाते हैं इंटरनेशनल पार्टनर्स को, तो हम लोग यहाँ पर इसको फॉरेन मिलिट्री सेल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे मैं आपको एक्सपेंडेबल्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये MK54 टॉर्पीडो क्या है जिसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर परचेज किया, इसको लेकर एक डील करी है। ये टॉर्पीडो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ये इस प्रकार की एक मिसाइल है। ठीक है, ये मिसाइल है, एंटी सबमरीन मिसाइल है। मिसाइल यहाँ पर सबमरीन को भी उड़ा सकती है, काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिलेगी हमारी इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी को और ज़्यादा पावर देने वाली है। एक सिगार की शेप में, मतलब सिगार की तरह आप लोगों को ये मिसाइल दिख रही होगी। उसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल है। इसको आप लॉन्च कर सकते हो सबमरीन से, चाहो तो सबमरीन से लॉन्च कर लो, या सरफेस पे कोई वैसल है, सरफेस पे कोई व्हीकल है उससे आप लॉन्च कर सकते हो, एयरप्लेन से लॉन्च कर सकते हो। हर तरह से आप लोग यहाँ पर इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, इसका ये एक खास बात है। और उसके बाद अपने टारगेट को हिट करेगी, काफ़ी इफेक्टिव मिसाइल है। इसका जो प्राइमरी यूज़ है वो यही है, हम लोग ऑफेंसिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो, सबमरीन के लिए, सबमरीन को अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, हेलीकॉप्टर से आप इस्तेमाल कर सकते हो, शिप से आप इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनके अगेंस्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेवी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ पर यह मिसाइल, इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया यहाँ पर चाह रहा है ये है कि इस टॉर्पीडोज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने P-8 टाइप पेट्रोल एयरक्राफ्ट से, ऐसा यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद हमने अभी ये मिसाइल खरीदा, मिसाइल के साथ साथ कुछ एक्सपेंडेबल्स खरीदे हैं। एक्सपेंडेबल्स क्या है? यहाँ पर एक बार छोड़ दिया इसको तो खत्म, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो अभी DRDO ने भी यहाँ पर कुछ एक्सपेंडेबल ऐसे बनाए थे, आपको मालूम होगा। एक्सपेंडेबल के अंदर पहली चीज़ है चाफ और दूसरा है हमारे पास क्या है? फ्लेयर। तो ये दोनों क्या है मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ। देखो चाफ क्या है? चाफ की फुल फॉर्म है काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम, मतलब इसकी फुल फॉर्म नहीं है, एक तरीके से इसको काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम बोला जाता है, CMDS। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ होता क्या है। होता यह है, एक तरीके से मान लो यहाँ पर ये हमारा जहाज़ है, ये इसको हम लोग चाफ बोलते हैं, ये हमारा चाफ है। अब मान लो यहाँ पर ये जहाज़ है, ठीक है, जहाज़ पे मान लो किसी ने मिसाइल से अटैक कर दिया, हमारे पास किसी ने भी मिसाइल से इन्होंने अटैक किया, हमारे पास ये मिसाइल तेज़ी से आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इससे हमें बचना है, ऑब्वियसली हमें अपना शिप को बचाना है, तो हमें इस मिसाइल से बचना होगा। तो इस मिसाइल को ना, इस मिसाइल का जो टारगेट है इसको घुमा देगा, इस मिसाइल को मतलब भटका देगा ये चाफ।
होगा क्या, हम लोग इस चाफ को यहाँ से लॉन्च कर देंगे फटाफट। यहाँ से जैसे लॉन्च कर देंगे, मान लो यह पानी में इधर आ जाएगा, मान लो यहाँ पे इधर गिर जाएगा, तो ये जो मिसाइल है वो शिप के पीछे भागने की बजाय क्या होगा, इस चाफ के पीछे भागेगी, मतलब इसके पीछे भागेगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसको डाइवर्ट सिस्टम भी बोला जाए, ठीक है। ये एक डाइवर्ट करने में मदद करेगा, हमें बचाने में मदद करेगा, तो इसको यहाँ पर बोला गया है चाफ। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये जितनी भी मिसाइल आएंगी पीछे से हमारे, उनको एक तरीके से ये भटका देगा और एक तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे फटाफट, और इसको लॉन्च यहाँ पर आसपास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो मिसाइल आ रही है हमारे पास वो हमारे शिप को ना टकराने की बजाय ये उससे जाकर टकरा जाएगी, ठीक है, उससे जाकर लड़ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये है एक चाफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल एल्यूमिनियम जिंक कोटेड फाइबर्स, यहाँ पर आप देख पाओगे स्मॉल एल्यूमिनियम्स जिंक कोटेड फाइबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई भी आप कह सकते हो रडार ट्रैकिंग मिसाइल हमारे पास आ रही है, हमारे पीछे पीछे रडार ट्रैकिंग मिसाइल हमारे शिप के ऊपर अटैक कर रही है, तो उसको यहाँ पर ये करता है, उसको टर्न कर देता है दूसरी तरफ। यहाँ पर आप शिप से ये इसको लॉन्च कर दो, और शिप से लॉन्च कर दोगे तो जो मिसाइल का टारगेट है वो इस पर जाकर लग जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो डीआरडीओ ने भी यहाँ पर एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया था हमारे इंडियन नेवी के लिए। कुछ दिन पहले यहाँ पर ये आर्टिकल चर्चा में था, आई होप आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में। उसके बाद बात करते हैं फ्लेयर की। फ्लेयर क्या है, तो फ्लेयर भी बिल्कुल उसी प्रकार का सिस्टम है जैसे ये चाफ है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर फ्लेयर हमारे एयरक्राफ्ट के लिए, मान लो प्लेन के लिए। देखो हमारा ये प्लेन है, पीछे कोई दूसरा प्लेन है, दूसरा प्लेन हम पे अटैक कर रहा है, हम पे मिसाइल छोड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को रिलीज कर देंगे। जो ये फ्लेयर है उसको छोड़ देंगे। अब फ्लेयर को जब हम छोड़ेंगे तो जो वो मिसाइल है वो हमारे जो प्लेन है उस पर ना अटैक करके इसके पीछे भागने लगेगी, तो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो उसी प्रकार का सिस्टम है फ्लेयर का। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। इसको यूज़ करा जाता है प्लेन के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू, ताकि हम लोग इंफ्रारेड जो हमारे पास जो भी मिसाइल आ रही है, होता क्या है, जो मिसाइल है ज़्यादातर वो क्या करती है, हीट के पीछे पीछे भागती है। ये जो प्लेन है ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, फाइटर जेट ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो मिसाइल है वो हीट के पीछे पीछे भागती है। लेकिन होगा क्या है, यहाँ पर हम दूसरी चीज़ रिलीज कर देंगे, उधर हीट ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, ये इधर ना आने की बजाय, हमारे प्लेन की तरफ ना आने के बजाय दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी उनकी मिसाइल। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेयर, ठीक है। कुछ इस प्रकार का यहाँ पर फ्लेयर पैलेट ये देखने को मिलता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में। आगे बढ़ते हैं। अब इस डील का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात, इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम लोग एंटी सबमरीन के मामले में आगे बढ़ जाएंगे। सबमरीन को उड़ाने के लिए हमारे पास टॉर्पीडो आ चुका है। उसके बाद साउथ एशिया के अंदर हमारी पावर्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। चाइना को हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। इंडियन ओशन में हम काफ़ी हद तक सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद क्वाड तो है ही हमारे पास। इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर चाइना का कंसर्न देखने को मिलता है, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एक तरीके से खत्म नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, हम अपने आप को बचा सकेंगे, अपने आप को एक तरीके से डिफेंड कर सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट को बचा सकेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ के लिए थ्रेट पैदा होगा, हमारे लिए काफ़ी फायदे की बात है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के अंदर आता है। बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग यहाँ पर ये आर्टिकल है। गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप फेज 2 करके यहाँ पर आपको ये एक तरीके से स्कीम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक जो फेलोशिप है इसको लॉन्च किया है हाल ही में हमारी सरकार ने। अब जो इस फेलोशिप को लॉन्च किया है ये एक प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है, उस प्रोग्राम का नाम है संकल्प। संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। मतलब कि जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को हम लोग स्किल्स प्रोवाइड करवाएंगे, उसकी स्किल्स को इन्हांस किया जाएगा ताकि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सके, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह से ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप दी जाती है। इसका फेज 2 है, ये फेज 1 ऑलरेडी दे चुके हैं। तो संकल्प है क्या, संकल्प एक प्रोग्राम है, मैंने बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और यहाँ पर एक तरीके से सेंट्रल मतलब जो सेंटर गवर्नमेंट है हमारी वो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करती है। सेंटर जो है स्पॉन्सर करती है इस पूरे स्कीम को। एक आप कह सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के थ्रू असिस्ट किया जाता है इस प्रोग्राम को। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाता है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू 2018 में। इसका मेन काम यही है कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाना। और यहाँ पर संकल्प काम करता है डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के साथ मिलकर। और यहाँ पर ज़्यादातर हम लोगों की स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों के लिए क्रिएट की जाती है कि लोग यहाँ पर स्किल्स को सीखें, फिर उसके बाद काम करके कमाएं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इस फेलोशिप के बारे में बात करें तो ये 2 साल की फेलोशिप होने वाली है, ठीक है। एक लंबी फेलोशिप होगी। यहाँ पर हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे यंग लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स के लिए कि वो कंट्रीब्यूट करें अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा। जो ये MGNF महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, ये फेज़ 1 भी लॉन्च किया गया था। फेज़ 1 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे जो फेलोज़ हैं इनको लगभग 69 डिस्ट्रिक्ट में फैलाया गया ताकि लोगों के अंदर स्किल्स को डेवलप किया जा सके। उसी प्रकार से ये फेज़ 2 है। फेज़ 2 के अंदर भी लगभग 661 फेलोज़ को हम लोग फैलाने वाले हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगभग इतने लोगों को फैलाया जाएगा ताकि हम लोग क्या कर सकें, वहाँ पर लोगों को कुछ ना कुछ सिखा सकें, स्किल्स को बढ़ा सकें, ठीक है। इससे बहुत कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, इकोनॉमिक आउटपुट निकलेगा और ज़्यादा लोग यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब इस फेलो के अंदर क्या होगा, जो फेलो है वो लगभग 21 से 30 साल का यहाँ पर होने वाला है व्यक्ति। 21 से 30 साल के एज ग्रुप में बिलोंग करता है तो यहाँ पर यही व्यक्ति यहाँ पर इस फेलो के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर इस फेलोशिप के अंदर आ जाएगा और उसको भी चांस मिलेगा कि वो अपनी स्किल डेवलपमेंट को आगे भी बढ़ा सकता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और स्कीम्स हैं जो कि हमारे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं, इनके बारे में भी आपको एक आइडिया रख लेना है। अलग अलग स्कीम है, एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देन उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट, स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो ये सारी और भी अदर स्कीम्स हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं। नाउ आते हैं एनवायरमेंट सेक्शन की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है GS पेपर 3 के अंदर। बात की गई है रिपोर्ट ऑन हीट ट्रैपिंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर क्या है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, इसने बताया कि आज के टाइम पर जो हीट ट्रैपिंग गैसेस हैं, मतलब कि ऐसी गैसेस जो कि गर्मी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसा यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है WMO के थ्रू। अब ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये ऐसी प्रकार की बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। इन्होंने बताया पैंडेमिक के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर बहुत थोड़ा सा यहाँ पर कमी देखने को मिली थी, क्लाइमेट चेंज के अंदर थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पर था। नाउ अब यहाँ पर फिर से चीज़ें बेकार हो चुकी हैं। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनी रिपोर्ट को रिलीज़ करता है और इसने एक रिपोर्ट भी रिलीज़ कर दी हाल ही में जिसका नाम था यूनाइटेड इन साइंस 2021। इसने बताया था कि पैंडेमिक में काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन वापस से आप कह सकते हो अभी चीज़ें वापस से अपने ट्रैक पर आ चुकी हैं, वापस से चीज़ें काफ़ी बेकार हो चुकी हैं। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही आती है, यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर WMO इसी प्रकार की रिपोर्ट्स हर साल पब्लिश करता रहता है। इसके डेटा एनालिसिस को लेकर बात करें तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल बढ़ चुका है। उसके बाद इन्होंने बताया मीथेन का लेवल बढ़ चुका है, नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है। तो ये सारी जो जहरीली गैसेस हैं उनका लेवल बढ़ चुका है। ये क्या करती है, कहीं ना कहीं गर्मी को अपने अंदर ट्रैप करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और कहीं ना कहीं गर्मी को हमारे एटमॉस्फेयर पर भी जकड़े रखेंगी। यानी कि क्लाइमेट चेंज का जो सिस्टम है, गर्मी है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो रेगुलरली हमारे एनवायरमेंट पर बढ़ रही है। उसके पीछे के ये गैसेस काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, लगातार ये इंक्रीज हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो हमारा पृथ्वी का इकोसिस्टम है उसकी एबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। पहले क्या हो रहा था, जो पेड़ पौधे हैं, ओशियंस है, वो कहीं ना कहीं इन सारी गैसेस को ट्रैप कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इन गैसेस का मतलब ये जो पोल्यूशन है इसको ट्रैप कर रहे थे, इतना नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन आज के टाइम पर हमने पोल्यूशन इतनी भारी मात्रा में कर दिया है कि आज के टाइम पर ये जो इनकी एबिलिटी है ये भी खत्म हो चुकी है। टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है और आने वाले टाइम पर अगर इसी प्रकार से पोल्यूशन होता रहा तो और भी ज़्यादा जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं जो आज के टाइम पर गर्मी सह रहे हैं ये और बुरी तरह से पिघल जाएंगे। और उसके बाद तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है हमारे पूरे दुनिया भर में, ये हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आज के टाइम पर कंसर्न्स की बात है, मतलब बोला गया काफ़ी सारी चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात क्या है कि जो हमारा अमेज़न फॉरेस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं दुनिया के लंग्स, आज के टाइम पर ज़्यादातर जो दुनिया भर में ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर अमेज़न के जंगल देते हैं। अमेज़न यहाँ पर के जो जंगल है ब्राज़ील के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हो क्या रहा है, वहाँ पर जंगल की कटाई हो रही है लगातार। कटाई होने के साथ साथ वहाँ पर हाल ही में देखा हमने बहुत सारे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट देखने को मिले, आग लगी। इसकी वजह से भी आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, ऐसा बताया गया। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े जंगल जो कि दुनिया को लंग्स बोला जाता है तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी नुकसान देखने को मिल सकता है। दूसरा कंसर्न क्या है, आज के टाइम पर ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। गर्मी बढ़ रही है तो यहाँ पर जो बर्फीले पहाड़ है वो सब रेगुलरली पिघल रहे हैं। अब ये सब पिघलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो सी का स्तर है,
जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ जाएगा, ये पानी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब जो ये पानी इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज हैं वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। मतलब कि जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, नीचे की साइड यहाँ पर आपको बहुत सारे एरियाज देखने को मिल जाएंगे, इधर मुंबई वाला एरिया देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज हैं ये डूबते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं इसी सी वाटर में, ठीक है, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो ये एक हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि सब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ठीक है, और ये आप फॉरेस्ट वगैरह आप लोग काट दोगे, जंगल नहीं बचेंगे, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, तो उसके बाद गर्मी और तेजी से बढ़ती रहेगी, क्योंकि गर्मी कहाँ एब्जॉर्ब होगी, कहीं एब्जॉर्ब करने का चांस ही नहीं रह गया, और ये और तेजी से बढ़ती हुई चली जाएगी और फिर इससे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जान को खतरा देखने को मिलेगा। नाउ अब जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस हो गई, मीथेन हो गया। ये कैसे होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, आप जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हो या पेड़ों की कटाई कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मेन सोर्सेस हैं ये। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड के मेन सोर्सेस क्या हैं, जब आप बायोमास को बर्न करते हो, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो, फर्टिलाइजर्स को बर्न करते हो। उसके बाद जो फ्लोरिनेटेड गैसेस के सोर्सेस हैं ये एमिट होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो लगातार यहाँ पर गैसेस निकल रही हैं उसकी वजह से। उसके बाद आता है मीथेन, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं, ये भी बायोमास को जलाने से हो रहा है, राइस पैडीज की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर गैसेस लगातार रिलीज हो रही हैं। तो ये आपको ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक अफेक्ट कर रही हैं हमारे एनवायरमेंट को। आज के टाइम पर हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रहे हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, जैसा एक इनिशिएटिव है इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम, दूसरा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तीसरा है भारत स्टेज 6 नॉर्म्स करके आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग हम लोग चीज़ें चला रहे हैं ताकि हम लोग अपने कंट्री में पोल्यूशन को कम से कम कर सकें। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नाउ अगर आपने अच्छे से वीडियो सुना है तो मैं आपको ये क्विज समझा रहा हूँ, इस क्विज को आपको सॉल्व करना है, और अगर अच्छे से सुना होगा तो आप लोग इसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है, अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में हमने डिस्कशन किया, तो AIIB बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका टाइटल है मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, अब इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, नाम बताना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। हाल ही में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने डेवलप की है एक हर्बल मेडिसिन, एक तरीके से दवाई बना ली है, किस चीज़ को, जो एक तरीके से डेयरी कैटल्स होती हैं उनके अंदर एक बीमारी होती है मास्टाइटिस बीमारी को टैकल करने के लिए एक दवाई बनाई गई है। उस दवाई का नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील साइन करी है US गवर्नमेंट के साथ, और हम लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं 3 चीज़ों को, एक यहाँ पर 3 चीज़ों के नाम आपको अलग अलग नाम बताने हैं। उसके बाद सरकार ने अभी लॉन्च किया महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप को, इसका फेज 2 को लॉन्च किया गया, कौन से प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च किया गया, नीचे कमेंट सेक्शन में उस प्रोग्राम का नाम बताना है। वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, लेकिन किस चीज़ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसका नाम बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बढ़ते हैं आगे, आपको मैंने आंसर प्रोवाइड करवा दिया, आंसर बिल्कुल मत देखना, अपने आप यहाँ पर कोशिश करना कि चीज़ों को मैं वापस से रिमाइंड कर पाऊँ जो भी हमने डिस्कस किया है। फटाफट रिकैप ले लेते हैं क्या क्या डिस्कशन किया है। सबसे पहले हमने जाना क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। आज के टाइम पर क्लाइमेट क्राइसिस बहुत बढ़ चुका है और बहुत सारे भारत के स्टेट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगातार ये क्लाइमेट का रिस्क बढ़ चुका है। हम लोग सोल्यूशन नहीं लेकर आएंगे तो ये क्लाइमेट का रिस्क लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके बाद डिस्कस किया हमने 6th एनुअल मीट ऑफ AIIB, यानी कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है उसकी अभी 6ठी मीटिंग हुई है। यहाँ पर इंडिया ने अपना बहुत सारा स्टैंड दिया, इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी तारीफ करी है क्योंकि इस बैंक ने काफ़ी अच्छा काम किया कोविड-19 को टैकल करने में। उसके बाद तीसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, एक नई मेडिसिन यहाँ पर बना दी गई है बोविन मैस्टिटिस के लिए। उस मेडिसिन का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है क्योंकि आपको क्विज भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो बोविन मैस्टिटिस होता है, मतलब कि जो एक तरीके से कैटल्स होते हैं, जैसे हमारी बफलोज हो गई, काव हो गए, तो इनके थन में एक दिक्कत आ जाती है जिससे उनका मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए एक नई मेडिसिन बनाई गई है, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम दे सकते हो। इंडिया और US के बीच में एक डिफेंस डील हुई है। इंडिया यहाँ पर लगभग 3 डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज कर रहा है US से, और ये डिफेंस इक्विपमेंट कहीं ना कहीं हमारी इंडियन नेवी को बहुत ज़्यादा पावर देने वाले हैं। उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप को अभी लॉन्च किया गया। ये एक तरीके से फेज़ 2 है। यहाँ पर क्या होगा, लोगों की स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा, लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी ताकि वो लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकें। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड मेटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी करी है, रिपोर्ट ऑन हीट ट्रैपिंग, यानी कि बहुत सारी गैसेस हैं आज के टाइम पर वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती भी चली जा रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। हमें काफ़ी सारे सोल्यूशन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ये गर्मी बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो इस गर्मी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा और ये गर्मी
लगातार इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, तो ये यहाँ पर कंसर्न देखने को मिलता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो गाइज यहाँ पर सभी आर्टिकल्स डिस्कस किए, अच्छे से इसके नोट्स बनाना चाहते हो आप तो बना सकते हो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।